नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 16 फरवरी के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जो पहली न्यूज़ है, इट इज़ अबाउट दी चाइना बॉर्डर इशू। ठीक है, द हेडलाइन इज़ कि आई ऑन द चाइना कैबिनेट क्लियर दी 7 ITBP बटालियन। तो जो कैबिनेट है उसने नियर अबाउट 9,000 जो पर्सनल्स हैं उनको रिक्रूट किया है नियर दी अरुणाचल प्रदेश, और 48,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो सैंक्शन किया अंडर दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू स्टॉप माइग्रेशन एंड द बूस्ट टूरिज्म इन द बॉर्डर विलेज। देखिए, चाइना से अगर हमें लोहा लेना है, ठीक है, उसको अगर सामना करना है तो हमें अपना जो भी जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इवन इस बार का जो बजट था उसमें हमने बेसिकली जो प्रोग्राम हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसको बहुत ही फोकस किया हुआ है, इस पे बहुत ही फोकस किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था वो 2022 और 23 के बजट में हुआ था। ठीक है, इसका एम था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है नियर दी बॉर्डर एरिया। ठीक है, नियर दी चाइना बॉर्डर। जो स्टेट्स में कवर होंगे, इट इज़ दी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये 3 स्टेट्स कवर होंगे ताकि हम जो भी बॉर्डर एरिया है वहाँ पर अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएँ, ताकि जब भी अगर कोई वॉर की सिचुएशन होती है तो जो भी आर्टिलरी है या जो भी चीज़ें हैं हम बॉर्डर एरिया तक पहुंचा पाएँ। एक्टिविटीज़ अंडर दी विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्या करेगा, ये एनहेंस करेगा विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रॉपर हाउसिंग। फिर हम बात करेंगे डेवलपिंग द टूरिस्ट सेंटर, बूस्टिंग द रोड कनेक्टिविटी। ये बेसिकली जो रोड कनेक्टिविटी है उसको क्या करेगा, बूस्ट करेगा। और ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है कहीं पर तो वो इकोनॉमी को बूस्ट देता है, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। सो इट विल जनरेट द स्किल्स एंड द लिवलीहुड टू द पीपल्स एंड इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू द दूरदर्शन एंड एजुकेशनल चैनल। यानी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत, ये बेसिकली जो भी एजुकेशनल चैनल हैं और जो भी दूरदर्शन यानी कि जो नेशनल चैनल्स हैं उनको प्रोवाइड कराएगा बॉर्डर एरिया पे। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन दीज एरियाज़, इन एरियाज़ का जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको डिसेंट्रलाइज करेगा, यानी कि जो भी बास्केट है एनर्जी की उसको डाइवर्सिफाई करेगा। ठीक है, मर्जर ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉर्डर डेवलपमेंट स्कीम्स एंड द एडिशनल फंडिंग। जो भी हमारी अभी जो बॉर्डर डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनको प्रीवियस स्कीम्स के साथ मर्ज किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं, बेसिकली जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ता है तो इट विल प्रमोट टूरिज्म, और वो भी जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश आपने बताया और अरुणाचल प्रदेश बताया, ठीक है, उत्तराखंड, तो ये जो स्टेट्स हैं ये कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ही वेल वर्स्ड हैं, तो ये टूरिज्म सेक्टर को ऑब्वियसली प्रमोट करेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज हैं बॉर्डर एरिया में, और इससे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, बूस्टिंग दी रोड की कनेक्टिविटी और एसेसिबिलिटी टू द बॉर्डर विलेज से हमारी एसेसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द सेकेंड न्यूज़ इज रिगार्डिंग दी मैनिफेस्टेशन फॉर टैकलिंग द साइलेंट पैंडेमिक, दी AMR क्या होता है, डेट इज़ दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक, इट इज़ दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, देखिए, जैसे जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक को क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को कंज्यूम करते हैं, तो उसके बाद जो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ के प्रति क्या हो जाती है, एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर अगर आप बिना वजह एंटीबायोटिक को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते रहेंगे तो कुछ समय बाद जब आपको एक्चुअल में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी तो और आप जब उसको लेंगे तो वो बॉडी पे फ़र्क नहीं डालेंगे, तो इसी को बोलते हैं क्या, AMR, डेट इज़ दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर इसकी बात कीजिए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द AMR, डेट इज़ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, सो निमोनिया, TB और ब्लड पॉइजनिंग्स आर हार्डर टू ट्रीट। इसकी वजह से क्या होता है कि निमोनिया, TB और ये जो ब्लड पॉइजनिंग के जो केसेस होते हैं वो ट्रीट करने में दिक्कत होती है। ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड-19 में क्या दिक्कत बनेगी, एक्सेसिव डोज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल हैज़ फ्यूल्ड द रेज ऑफ द AMR इन दी माइक्रोब्स। यानी कि आपकी बॉडी में कोई भी जो दवा होगी वो असर नहीं करेगी। ठीक है, नियर अबाउट जो है 4.95 मिलियंस जो लोग हैं 2019 में उनकी डेथ हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर और बात करें इसमें, ठीक है, एक मस्कट कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जिसमें 30 कंट्रीज़ में
पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है, इसमें अडॉप्ट किया गया था दी मस्कट मिनिस्ट्रियल मैनिफेस्टो ऑन दी AMR, दैट इज़ दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। तो मस्कट मैनिफेस्टो था क्या, इसमें बात कर रहे थे कि एक्सेलरेट करेंगे हम लोग पॉलिटिकल कमिटमेंट टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन हेल्थ एक्शन प्लान। जब भी वन हेल्थ एक्शन प्लान है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ओके, एंड इट विल एड्रेस द इम्पैक्ट ऑन द एनिमल्स, इन्वायरमेंट, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो यानी कि ये जो भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी हेल्थ इश्यूज़ और जो भी इन्वायरमेंटल और रिन्यूएबल लॉज है उसको क्या करेगा, स्टडी करेगा, ठीक है। वन हेल्थ एक्शन का मतलब क्या है, ये बेसिकली बात करेगा फूड सेफ्टी पे, कंट्रोल ऑफ द जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, वो होती हैं जो एनिमल से इंसानों में पहुंचती हैं। फिर उसके बाद लेबोरेटरी सर्विसेज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, और उसको भी इसके इन्वायरमेंटल हेल्थ है। टारगेट क्या है मस्कट मैनिफेस्टो का कि हम ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे यूज़ ऑफ दी एंटी माइक्रोबियल बाई 30-50% बाई 2030, यानी कि 2030 तक 30-50% जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का यूज़ जो है वो कम कर दिया जाए। आपको पता होगा क्या कि हमारे यहाँ क्या होता है, जो केमिस्ट होते हैं, ठीक है, हम लोग को कोई भी दवा लेनी होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम लोग केमिस्ट से ही दवा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा कि बिना रिकमेंडेशन के, बिना प्रिस्क्रिप्शंस के हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं थ्रू द केमिस्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और इसी की वजह से क्या है, इसी की वजह से हम लोग ओके, एंड द एलिमिनेशन इन द यूजेस ऑफ द सर्टेन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इन द एनिमल इन द फूड प्रोडक्ट्स। जो भी एनिमल और फूड प्रोडक्ट्स में जो भी हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी ह्यूमन हेल्थ के लिए ये हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। और 60% जो भी बॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज आर यूज टू बी फॉर्म फ्रॉम द WHO एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 60% ऑफ एटलीस्ट जस्ट एटलीस्ट 60% ऑफ द एंटीबॉडीज टू बी यूज्ड शुड बी फ्रॉम द WHO एक्सेस वर्ल्ड ग्रुप ऑफ द एंटीबायोटिक। यानी कि जितनी भी बायोटिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो बेसिकली है उसको WHO से बेसिकली क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, जो नहीं मिल रहा, विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। यहाँ पर कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए जिन पे हमें एक्सेस है, ठीक है ना, जिनको वॉच मतलब जिन्हें देखने की ज़रूरत है, और रिजर्व का मतलब क्या होता है, ये रिजर्व्ड हैं, ठीक है, इसको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंडियाज़ एफर्ट्स टू कर्ब दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट डिजीज़। तो बेसिकली जैसे नेशनल एक्शन प्लान्स हैं जो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, स्ट्रेस करता है बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ दी प्रिवेंटिव मेजर्स। जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हम कौन कौन से ले सकते हैं उस पर ये काम करता है, ठीक है। देन द स्वच्छ भारत अभियान, फिर उसके बाद कायाकल्प एंड द स्वच्छ स्वस्थ सर्वेक्षण, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, इनिशिएटिव है। फर्स्ट इज स्वच्छ भारत अभियान, तो ये भी जब हम साफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं जो डिजीज़ को है वो प्रिवेंट करेगा ताकि हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ना पड़े। और बाकी नेशनल एक्शन प्लान ऑन दी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो है ही हमारे पास, कायाकल्प एंड द स्वच्छ स्वस्थ सर्वेक्षण। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 वाली है, ये क्या करती है, ये लिमिट करती है एंटीबायोटिक के यूज़ की एज द फर्स्ट स्टॉप ओवर दी मेडिकेशन। हमें कुछ भी होता है हम क्या करते हैं, तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए इनिशियली फर्स्ट स्टेप पे। देन इट रेजिस्ट दी एंटीबायोटिक्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्रमोशन ऑफ द लाइफ स्टॉक। अगर लाइफ स्टॉक की प्रमोशन हमें करना है तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, एंटीबायोटिक का यूज़ कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द खजुराहो एज एन एग्जीबिशन ऑन दी रिपैट्रिएटेड आर्टिफैक्ट्स। देखिए यहाँ पर क्या बात की है कि अगर खजुराहो के टेम्पल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए न्यूज़ के रिगार्डिंग कि इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है तो बेसिकली 3 तरह का होता है। तो फर्स्ट इज नगरा एंड देन दी वर्स वेसरा एंड दी थर्ड इज द द्रविड़। नगरा का मतलब क्या होता है, जो भी आर्टिफैक्ट्स आपके नॉर्थ इंडिया में है बेसिकली, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया में वो नगरा के स्टाइल में आते हैं, जो साउथ इंडिया में वो द्रविड़ के स्टाइल में आते हैं, और जो मिक्स है नॉर्थ और साउथ का वो वेसरा की स्टाइल में आते हैं। सब टाइप ऑफ द नगरा कौन कौन से हैं, जैसे खजुराहो है, उड़ीसा स्टाइल और सोलंकी स्टाइल है, ये नगरा स्टाइल का सब टाइप है, ये पता होना चाहिए। खजुराहो ग्रुप ऑफ दी मॉन्यूमेंट्स की बात किया जाए तो बेसिकली द ग्रुप ऑफ द हिंदू और जो जैन टेम्पल्स हैं उनका मिक्स होता है। लोकेशन इसका जो है वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। 1170 में बनाया गया था, चंदेल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। फीचर्स क्या है, बेसिकली इट इज़ फेमस फॉर दी कर्वी
लीनियर आर्किटेक्चर, जो कर्वीलिनियर आर्किटेक्चर है उसके लिए ये फेमस है। फिर उसके बाद इरोटिक कार्विंग है इसकी वॉल्स पर, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। वापस में जाएंगे तो काफ़ी इरोटिक कार्विंग इसमें मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग दी इंडियाज़ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो इंडिया का जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था 2017 के बारे में, इसमें बताया गया है कि बेसिकली इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो पहले हम बात करेंगे इंडिया का जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ये है क्या। देखिए बेसिकली इसमें कई सारे प्रोविजंस है। इसमें सेक्शन 19 के बारे में बात किया जाए, ये बात करता है राइट टू कम्युनिटी लिविंग एंड दी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी बेसिकली जो मेंटल पेशेंट्स हैं, ठीक है, या जिनका जो भी मेंटल इम्बैलेंसमेंट है, तो उनके प्रति गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे पहले लिखा हुआ है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दी हाफ वे होम्स, ठीक है, शेल्टर उनको प्रोवाइड करना, एकोमोडेशन बेसिकली प्रोवाइड करना, उनको रिहैबिलिटेशन होम प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट एंड एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। और बेसिकली ये क्या है, लेस रिस्ट्रिक्टिव कम्युनिटी बने इसके लिए बेसिकली प्रोविजंस बनाना, ठीक है। और उसके बाद डिस्करेजमेंट फॉर द फिजिकल रिस्ट्रेंट, कहीं ना कहीं जो भी मेंटल पेशेंट्स होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो मेंटली साउंड नहीं होते तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप फिजिकली उनको यहाँ नहीं जाने दिया जाए, वहाँ मत जाने दिया जाए, तो उनकी जो फिजिकल रिस्ट्रेंट है ना उसको डिस्करेज किया जाए। अनमोडिफाइड थी इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है ना। तो जो भी उनको जो शॉक देते हैं, ठीक है, उसको भी रिड्यूस किया जाए कि ऐसा ना करे। उसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट मेथड हो तो उसको अडॉप्ट करें। एडवोकेटेड फॉर द राइट टू हाइजीन, उनके राइट टू हाइजीन का ध्यान रखा जाए जो भी मेंटल पेशेंट्स हैं मेंटल असाइलम में, एंड उनकी सैनिटेशन का, उनके फूड रिक्रिएशन का, प्राइवेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर का। और उसके बाद रिकग्निशन ऑफ दी कैपेसिटी ऑफ दी पीपल, तो जो भी पीपल के लोगों की कैपेसिटी है उसको भी क्या करा जाए, ध्यान रखा जाए। सेक्शन 5 क्या करता है, इट एम्पावर्स टू मेक दी एडवांस डायरेक्टिव्स, ठीक है। जैसे बात करते हैं कि एडवांस डायरेक्टिव में आएगा द नॉमिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द डिसीजंस मेकिंग, कि उनके बिहाफ पे डिसीजन कौन लेगा, उनके लाइफ के ट्रीटमेंट कैसे चलेगा, बाकी सारी जो चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, द एलिमिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट गार्जियनशिप, ठीक। और उसके बाद द प्रमोशन ऑफ द सपोर्ट डिसीजंस मेकिंग, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, इनकम, सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन, इन सब का उनको नॉलेज होना। एंड देन द रिकवरी, इट्स नीड द साइकेट्रिस्ट द सोशल इनपुट, अगर उनको क्या है उनको रिकवर करना उनकी कंडीशन से, सो वी नीड साइकेट्रिक हेल्प और सोशल हेल्प ऑल्सो। फिर बात करते हैं चैलेंजेस क्या हैं, इट प्रोलॉन्ग्ड लिविंग एट दी स्टेट साइकेट्रिक फैसिलिटी, तो बेसिकली वो क्या है पूरी ज़िंदगी भर अपना वहाँ रहते हैं जो मेंटल असाइलम है, फिर भी वो ठीक नहीं होते, तो ये एक बड़ा इशू है। नेक्स्ट बात करें 2018 की जो रिपोर्ट आई थी हैंस फाउंडेशन की, जिसमें 36.25% जो है वो उनको चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नॉन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी एंड द मेंटल रिव्यू बोर्ड, यानी कि अभी तक हमारे पास जो भी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है, कोई भी मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड भी नहीं है, विच इज़ नॉन फंक्शनिंग। बोर्ड की बात किया जाए तो हमें स्टैंडर्ड्स को सेट करना पड़ेगा, ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन और इंश्योर कंप्लाइंस, इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। नॉन नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिमम स्टैंडर्ड बाय द स्टेट ने कोई भी मिनिमम स्टैंडर्ड नहीं रखे हैं फॉर दी दीज मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, इनकी कोई क्वालिटी कंट्रोल कुछ का कोई भी ब्यूरो नहीं है। पुअर बजट एलोकेशन, इनके पे कोई बजटरी एलोकेशन नहीं होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से फंड यूटिलाइजेशन में कोई मतलब ही नहीं है। लैक ऑफ द इक्विपमेंट्स नहीं है यहाँ पर, स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है ना। एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 19 दैट इज़ दी राइट टू द कम्युनिटी लिविंग, इनके कम्युनिटी लिविंग का कोई भी राइट नहीं है, वो वायलेट होता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज द इंडिजिनियस कैरियर द विक्रांत विल बी ऑपरेशनल बाय द ईयर इन नेवी चीफ, तो जो भी हमारा जो इंडिजिनियस कैरियर है, हमारा जो विक्रांत है, तो वो क्या है इस साल के अंत तक क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। INS विक्रांत की बात करें तो ये क्या है, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। इट इज़ डिजाइंड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द नेवल डिज़ाइन, बिल्ड एट द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज। इसको कमीशन किया गया था 2000 सितंबर 22 में, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या है, ये जो है वो 262 मीटर लॉन्ग है, 62 मीटर वाइड है, ठीक है। और उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर इसमें 14 डेक्स हैं। इट इज़ पावर्ड बाय द 4 गैस टर्बो स्पीड अप टू द 28 नॉट्स। आपको पता होगा जो भी जो स्पीड है शिप्स की वो नॉटिकल माइल्स में हम लोग मेज़र करते हैं। ये 17,000 लोगों को 1700 लोगों को ले सकता है कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, और जिसमें से 30 एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं। MiG-29 एयरक्राफ्ट, जेट, फिर उसके बाद कैमो हेलीकॉप्टर्स, राफेल एयरक्राफ्ट, तो ये कई सारे जो हैं इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। फिर हम बात करें कि इसमें वुमेंस ऑफिसर्स भी हैं,
ठीक है ना। तो ये सारी जो बेसिकली स्पेसिफिकेशन इसके बारे में दी गई, डिटेलिंग दी गई है, ठीक है। और कुछ बात करें, ये क्या है, लार्जेस्ट वॉरशिप बिल्ड इन द कंट्री एवर है, इंडिजियसली बिल्ड है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली एग्जांपल किसका है, आत्मनिर्भर भारत का, मेक इन इंडिया, ये जो इनिशिएटिव लिया हुआ है हमने, ये शोकेस करता है इंडिया की जो नेवल कैपेसिटी है उसको, और इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एंड इट बोल्स्टर द इंडियाज़ पोजीशन इन द इंडियन ओशन रीजन में हमारी जो पोजीशन है उसको क्या करता है, इन्हेंस करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि टैक्सिंग विंडफॉल प्रॉफिट ऑफ द ऑयल कंपनीज, ठीक है। तो ऑयल कंपनीज जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है ये उसके बारे में है। विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स क्या होता है कि जो भी आप अमाउंट कमा रहे हो बहुत ज़्यादा, उस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। डिज़ाइन टू टैक्स द प्रॉफिट एंड द कंपनी डिराइव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल और अनप्रेसिडेंटेड इवेंट। तो जो भी जैसे अभी सपोज रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से बहुत सारा जो रशियन ऑयल था हमें बहुत सस्ते में मिल रहा था, तो कई सारी जो इंडियन कंपनीज होंगी वो भी क्या कर रही होंगी, रशियन ऑयल को परचेज कर रही होंगी सस्ते में। बट इंडियन कंपनीज कई सारी, जैसे रिलायंस को ले लो, ठीक है, तो ये क्या है, रशियन ऑयल को तो परचेज कर रही है, ठीक है, सस्ते में, लेकिन एंड प्रोडक्ट जो है, जो भी प्राइस है पेट्रोल और डीजल का जो भी प्राइस है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि जो कंपनी है, रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, खूब सारा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो उस पर गवर्नमेंट लगाती है विंडफॉल टैक्स, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज़ है, प्रॉफिट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू समथिंग फ्रॉम एड। पर्पज़ क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स, जो टैक्स है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, क्योंकि लोगों से, जो कॉमन पीपल, उससे तो टैक्स लिया जा रहा है बट उनको प्रॉफिट्स नहीं जा रहे, इसलिए विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। ये करेगी, ये डिस्करेज दी बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड बेसिकली रिड्यूस द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। तो कुछ डाउन साइड्स भी हैं, इसके प्रॉब्लम्स भी हैं कि क्या करेगी, डिस्करेज द करेगी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को कम करेगी, पॉपुलराइज करेगी मीजर्स, पॉपुलरिस्टिक जो मीजर्स हैं उसको कम करेगी। और ये इसको डिफाइन नहीं किया हुआ कहीं पर, इसके बारे में भी पता है। जैसे जो आर्टिकल कंटेंट ये था कि जैसे ONGC है तो उसने बेसिकली क्या किया था, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स अंटिल सितंबर एंड इज ऑनगोइंग द फाइनेंशियल ईयर, जो था पहले ये इतना था, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, 40,306 करोड़ जो है कंप्लीट द फिजिकल एंड मार्च 2022, ठीक है। ऑयल प्राइस इशू राइज ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें सैंक्शन लग गया था रशिया के ऊपर, ठीक है। तो कहने का मुद्दा यह है कि पहले क्या कर रही थी कंपनियां, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, उसके बाद इन पे विंडफॉल टैक्स लगा। क्यों लगा, क्योंकि रशिया पर सैंक्शन था, ठीक है, और उसके बाद रशिया से उन्होंने सस्ता ऑयल खरीदा, और उसके बाद ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा क्या है जनरेट कर रही थी, तो इस वजह से बाद में इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया गया, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात किया जाए, जिससे पहले मैंने बताया कि इट इज़ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले लिखा हुआ है, इट एम्स टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द बॉर्डर विलेज अलॉन्ग द इंडियाज़ बॉर्डर विद द बांग्लादेश। नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बांग्लादेश के साथ नहीं, चाइना के साथ जो है वो स्ट्रेंथन करेगी। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। दूसरा बात करें, इट एम्स टू जनरेट द स्किल्स बाय प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट टू द होम एक्सेस टू द दूरदर्शन एंड द एजुकेशनल TV चैनल्स। ये बिल्कुल सही है, इस हिसाब से हमारा जो दूसरा हो गया वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो पहले लिखा हुआ है दी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले जो लिखा हुआ है कि द टैक्सेस ऑन द लॉटरी कैन बी कंस्ट्रूड एज द विंडफॉल टैक्स। तो जो भी लॉटरी में जो टैक्स लगेगा, क्या उसको विंडफॉल टैक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज द विंडफॉल टैक्स आर लिविड व्हेन द प्रॉफिट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉल्स टू एन ऑल टाइम लो। बिल्कुल गलत है, क्योंकि विंडफॉल टैक्स लगता ही तब है जब जो कंपनीज है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही होती है, उनका प्रॉफिट लो नहीं होता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड जो है क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड बात किया जाए तो विंडफॉल टैक्स कैन बी लिविड ऑन द इंडिविजुअल ऑल्सो। नहीं, इंडिविजुअल पर लग, यस दिस इज़ क्वाइट करेक्ट कि इंडिविजुअल पर इसको लगाया जा सकता है। जैसे सपोज अनिल अंबानी या कोई भी बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर भी विंडफॉल टैक्स को लगाया जा सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन जो बी है, जो ऑप्शन 2 है वो हमारा क्या है, सिर्फ गलत है। तो इस हिसाब से सी हमारा गलत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।